हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूंगा आप सारे के सारे बच्चों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में एक बच्चा जब बिना गाइडेंस के पढ़ाई करता है और नीट का एग्जाम देता है तो उसके 200-250 नंबर आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के आए होंगे। फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे के मार्क्स इंप्रूव होते हैं, मतलब एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों के मार्क्स इंप्रूव करने में उनको मददगार साबित होती है। तो ये जो मार्क्स इंप्रूवमेंट की जर्नी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस जर्नी के बारे में मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत कम बात करी गई है। यूट्यूब पर आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, आपको प्लान बताया जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों बच्चे के नंबर 250 आते हैं। कुछ करता है वो, कुछ एडिशनल चीजें ऐड करता है, फिर उसके बाद में उसके 450 के लगभग मार्क्स अटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के तो 2-3 ड्रॉप्स के बाद में भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको एक्चुअल में मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं उनके बारे में कोई बताता ही नहीं है। तो अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप इस ही साल नीट का एग्जाम निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। अगर टिप्स अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना और बच्चों के साथ में, ताकि इस वीडियो या इस तरीके के वीडियोस का फायदा और भी बच्चों को मिल सके। राइट। तो नीट 2024 के अंदर अगर आप 600 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 650 अगर आप स्कोर करना चाहते हो, तो आपको इस जर्नी को समझना होगा। इनफैक्ट इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको इस जर्नी को खुद को तय भी करना है। आज हो सकता है आप इस स्टेज में हो, आज हो सकता है आप इस स्टेज में अटके पड़े हो। क्यों अटके पड़े हो, ऐसा क्या कारण है, और उस चक्र से बाहर निकलने के लिए कौन सी चीज आपको मदद कर सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि क्यों बच्चों को 3-3 ड्रॉप लग जाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज होती कि यार एक बार गलती करती, पता पड़ गया कहां गलती करी है, उसको इंप्रूव कर लेते तो अगली बार सक्सेस मिल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों को लगभग 3 ड्रॉप लग जाते हैं और तब भी जाके कई सारे बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। और एक स्कोर होता है बच्चे का, कहीं ना कहीं एक स्कोर तक आके बच्चे अटक जाते हैं। जैसे 450, 500, 550 तक आके बच्चे अटक जाते हैं। 550 से 600 तक जाने में उनको कौन सी चीज मदद कर सकती है वो उनको पता ही नहीं होता। वो साल भर उसी तरीके से तैयारी करते हैं जैसे उन्होंने पिछले साल तैयारी करी थी। तो फिर उनका रिजल्ट जो है वो 10-20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आता है और सेम रिजल्ट मिलता है और उसका फिर से नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। राइट। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को अपन समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपको 3 स्टेजेस को समझना होगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, पहली स्टेज है। ठीक है ना। और ये हर किसी बच्चे की लाइफ में आती है, हर किसी बच्चे की लाइफ में आती है। इसमें बच्चा जो है ना वो 12th के साथ में नीट देता है, 12th के साथ में नीट का एग्जाम देता है। ठीक है। हो सकता है उसने कोचिंग करी हो सकता है उसने नहीं करी हो, लेकिन वो खुद सीरियस नहीं होता नीट के लिए। यानी कि उसने जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड तो करे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एवं ही अटेंड करे होते हैं, कोई खास गंभीरता से उनको नहीं लिया होता। तो लेक्चर्स तो अपन कह सकते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे ने ले दे के 12th के बोर्ड की तैयारी करी है तो ठीक है, नीट का स्तर जो है वो बोर्ड जैसा ही है। अगर आप बोर्ड के लिए भी अच्छे से तैयारी करते हो तो माना जा सकता है कि चलो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, 11th भी आपने अच्छे से पढ़ी है और 12th भी आपने अच्छे से पढ़ी है। राइट। तो लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, लेकिन उसके अलावा जो भी कुछ चाहिए, आपको डीपीपी सॉल्व करनी थी, आपने नहीं करी। ठीक है। आपको टेस्ट देने थे, आपने नहीं दिए। आपको प्रैक्टिस करनी थी, आपने नहीं करी। आपको रिवीजन करना था, वो भी आपने नहीं किया। और कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं किया क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला। आप 12th क्लास में थे, इतना कोई आपने सीरियस लिया भी नहीं था, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि यार वैसे भी अगले साल तो ड्रॉप करना है, तो आपने इतना कुछ सीरियस लिया भी नहीं। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज, ये होती है फर्स्ट स्टेज। और इस फर्स्ट स्टेज के अंदर बच्चा जब एग्जाम देता है, नीट का एग्जाम देता है, तो उसके जो नंबर आते हैं वो आते हैं लगभग 200 से 300 के बीच में, इतना उसका स्कोर आ जाता है। अब कई बच्चे जो है ना वो यहीं पर घबरा जाते हैं कि यार मेरा तो 200-300 स्कोर आ रहा है, मतलब ये तो कोई बहुत ही खतरनाक एग्जाम है, कितना टफ कंपटीशन है। वो ये नहीं देखता कि उसने बहुत सारी चीजें
की ही नहीं है, जो कि एसेंशियल है, मतलब जिनके बिना एक्चुअल में उसके नंबर आना पॉसिबल था ही नहीं, राइट। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका जो स्कोर है वो 12th के साथ में इवन इतनी लापरवाही करने के बाद में भी अच्छा आ जाता है, बट इतना अच्छा भी नहीं आता है कि सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। बहुत सारे बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहां पर फिल्टर आउट भी हो जाते हैं। फिर यहां से आती है सेकेंड स्टेज, यहां से आती है सेकेंड स्टेज, और ये जो स्टेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक्चुअल में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में जब बच्चा आता है तो एक डिटर्मिनेशन के साथ में आता है, क्योंकि अब वो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी कर रहा है, डेडिकेटेडली वो जेई की तैयारी कर रहा है, अगर जेई की बात करें तो अब एक डिटर्मिनेशन है, कोई और एग्जाम है नहीं, ठीक है। साथ ही साथ में कोई स्पेसिफिक कोचिंग या स्पेसिफिक बैच भी उसने ज्वाइन किया होता है, राइट। तो अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर है, नीट के ऊपर है। तो उससे फायदा ये होता है कि लेक्चर्स जो उसने अटेंड करे थे, लेक्चर्स जो उसने अटेंड करे थे वो इस बार भी अटेंड करता है, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है। पिछली बार जब उसने लेक्चर अटेंड करे थे तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि यार इतना सीरियसली नहीं लेना, आप लोगों को तो बोर्ड वोर्ड की प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब की बार जब वो लेक्चर्स अटेंड करता है तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जा रही है, जो कि बोर्ड के स्तर पर नहीं करवाई जाती, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में अब उसको लेक्चर्स अटेंड करने के अंदर मजा आने लगता है, लेक्चर्स अटेंड करने के अंदर मजा आने लगता है। एक्चुअल में लगता है कि हाँ यार वाकई नीट के लिए पढ़ने में मजा तो आ रहा है, चैलेंज तो है। लेकिन इसका फिर एक नुकसान होता है, इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट, जो भी उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं। जैसे बच्चे को है ना शुरू शुरू में काइनेमेटिक्स के सवाल करने में बड़ा मजा आता है, तो वो काइनेमेटिक्स के पता नहीं कैसे कैसे सवाल लगाने लग जाता है, एच सी वर्मा लगा ली, डीसी पांडे लगा ली, घुसा पड़ा है बिल्कुल उसके अंदर, क्यों मजा आ रहा है ना। और बहुत सारी कोचिंग्स ऐसा करती है कि शुरुआती जो पोर्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, क्योंकि बैचेस बन रहे होते हैं, और नॉर्मली जो शुरुआत वाला पोर्शन है उसमें बच्चों को दिखाया जाता है कि देखो भाई इतनी महंगी फीस हमने ली है, तो हम देखो आपको कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वो थोड़े से मतलब बहुत सारे कारण है, तो लेकिन उसका असर ये पड़ता है बच्चे के ऊपर कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ में कुछ टॉपिक्स और या कह लो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है जिसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, या जिसके लिए टीचर अच्छा नहीं मिला, है ना, उसको बच्चे क्या करते जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ये जो सेकंड स्टेज होती है ना, इसमें बच्चे को लगता है कि यार कोई बाहर वाला आदमी जो है ना वो हमें तैयारी करवाएगा, और टोटली टीचर डिपेंडेंट होते हैं। तो मान लो किसी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला, या शुरुआत में जो टीचर आए थे वो अच्छे थे, उन्होंने 2-3 चैप्टर पढ़ाए, फिर उसके बाद में कोई दूसरे टीचर आ गए, अब उनसे कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा, तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, और पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो बच्चे ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ ही दिया, और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है जो कि उसके स्ट्रांग है। तो अब इससे क्या होता है कि उसने पढ़ा, मजा भी आया उसको, कुछ कुछ टॉपिक्स उसके स्ट्रांग हो गए, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स उसके स्ट्रांग हो गए, बट बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट उसके वीक रह गए, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ उसने डीपीपीस को भी सॉल्व किया, ठीक है, उसने टेस्ट वगैरह भी दे लिए, ठीक है ना, उसने ठीक है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली, बट कोई खास सीरियस नहीं रहा वो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि उसको मतलब नहीं बैठ रहे, नहीं मजा आ रहा उसको, राइट। तो शुरुआत में उसने डीपीपीस लगाई, फिर बाद में छोड़ दी। शुरुआत के उसने एक आध टेस्ट दिए, फिर नंबर अच्छे नहीं आए तो छोड़ दिए, ठीक है। तो ये भी वो मतलब कुछ खास तरीके से नहीं कर पाता, मतलब अपन यहां पर टिक लगा भी सकते हैं, बट ठीक है, टिक लगाने के साथ साथ अपनों को ये भी लिखना पड़ेगा कि कुछ खास तरीके से नहीं किया, कुछ खास तरीके से इसको नहीं किया। जैसे तैसे ले दे के सिलेबस कंप्लीट हुआ, कोचिंग पूरी हुई, रिवीजन का तो कोई वैसे भी सोचा ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो एक भी बार नहीं पढ़े, तो रिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता।
तो फिर चीजें बिगड़ती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है। बट स्टिल आपने चीजों को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपका थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हो जाता है, थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हो जाता है। और कितना स्कोर आ जाता है आपका? लगभग 400 से 500 तक का स्कोर आ जाता है, 400 टू 500 का स्कोर आ जाता है। और मैं यहां पर एवरेज, अबव एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, मतलब जिसका कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो इधर उधर रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा, जिसके कोई गलत शौक नहीं लगे, ठीक है ना। हाँ, जिसने थोड़ा सिंसियरिटी के साथ में पढ़ने की कोशिश करी है, पर ठीक है, ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। दिस इज सेकंड स्टेज। और इस स्टेज के अंदर पता है एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इसके अंदर एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है, सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि इसके अंदर बच्चे फैन बन जाते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, जिनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उन टीचर्स के फैन हो जाते हैं और ब्लाइंडली उन टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं उन टीचर्स के चक्रों में बाकी टीचर्स को जाके बैश करना, बाकी स्टूडेंट से बहस करना कि यार देखो मेरा टीचर ये है वो है, इस तरीके के कामों में लग जाते हैं। और जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन का फंडा आया है, तब से ये चीजें और ज्यादा होने लग गई। ये जो फैन कल्चर है ना, ये बच्चे को एक ट्रैप में ले जाता है। फिर बच्चा पढ़ने से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के ऊपर ध्यान लगाने लगता है। और इसके चक्रों में मैंने देखा है, और ये ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में भी होता था, कि लगातार सेकंड ड्रॉप चला गया, थर्ड ड्रॉप चला गया, बच्चे का स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो पाता। वो जो फेवरेट टीचर है ना, वो बार 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 उसी टीचर से उसी सब्जेक्ट को, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहा है जो कि उसके स्ट्रांग है। अरे क्या फायदा? जबकि बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको खुद की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, खुद की स्ट्रेंथ और खुद की वीकनेस उसको पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो है वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, वीकनेस के ऊपर उसको काम करना चाहिए, तब जाके ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगा। आप यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट के मजे लेने के लिए नहीं आए हो। ऑब्वियसली आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, एज अ चैलेंज आपको पढ़ाई के अंदर मजा आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर टॉपिक को आपकी अटेंशन मिलनी चाहिए, तब जाके आप काफी अच्छा स्कोर कर पाते हो नीट जैसे एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये हो जाती है सेकंड स्टेज। तो इसके अंदर बच्चों का अक्सर सेकंड और थर्ड ड्रॉप निकल जाता है। कईयों का सेकंड ड्रॉप निकल गया, मतलब फर्स्ट ड्रॉप निकल गया, फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप जो है वो इसके अंदर निकल जाता है। फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप जो है वो इसके अंदर निकल जाता है। स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो पाता। 400 तक पहुंच गए, 450 तक पहुंच गए, 500 तक पहुंच गए, 550 तक पहुंच गए, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। बार 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 वही गलती कि जो टॉपिक्स स्ट्रांग हैं उनको तो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हीं के टेस्ट देते हैं, उन्हीं की डीपीपी सॉल्व करते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, टीचर अच्छा नहीं मिला, उनको छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। उनको पढ़ा भी नहीं, उनकी डीपीपीज भी सॉल्व नहीं करी, उनके टेस्ट भी नहीं दिए, और अपने आप को ये दिलासा दिला लिया कि देखो मैं तो यार ये चैप्टर पढ़ ही नहीं रहा था, इसका मैंने टेस्ट भी नहीं दिया, इसलिए मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। और आखिरी तक यही चलता रहता है, और नीट में भी फिर उनको वैसा ही परिणाम मिलता है। फिर जाके उनकी आती है थर्ड स्टेज, लेकिन यहां तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, यहां तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। यहां तक आते आते बच्चा जो है, वही बच्चा जो कि समझदार होता है, जिसने मैच्योरिटी लेवल हासिल कर लिया, वो बच्चा फिर इस स्टेज पर आकर सफल होता है। उसको एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि सिलेक्शन जो है, उसको एक चीज ये समझ में आ जाती है कि सिलेक्शन, सिलेक्शन की स्पेलिंग सिलेक्शन ना तो किसी बैच से होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इस फलाना बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, रैंकर्स ग्रुप वाला बैच हो गया, अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, ना ही किसी टीचर से होता है। ना ही किसी टीचर से होता है। अगर टीचर सच में सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता तो एक टीचर की क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो एक एक टीचर एक एक बैच के अंदर 50-50 हजार बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो अगर वाकई टीचर का डिफरेंस होता
तो 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था। तो यहां पर ठीक है, टीचर का योगदान हो सकता है 10% हो, 15% हो, बट सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है टीचर। ठीक है, ना ही कोई कोचिंग जिम्मेदार है, ना ही कोई कोचिंग स्पेसिफिकली जिम्मेदार है। ठीक है, ये सबकी जरूरत नहीं पड़ती, ये जिम्मेदार नहीं होती कि आप अब ये बहाना मार रहे हो कि सर मैं तो फलाना बैच के अंदर नहीं था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं तो फलाना फलाना टीचर से नहीं पढ़ा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मैंने एक्स कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लिया जबकि मुझे तो वाई के अंदर लेना चाहिए था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा बहाना आप मार रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप अब नीट की जो जर्नी है आपकी, आपको छोड़ देना चाहिए उसको। क्योंकि थर्ड स्टेज तक आते आते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिलेक्शन के लिए ना तो कोई बैच जिम्मेदार होता है, ना कोई टीचर जिम्मेदार होता है, ना ही कोई कोचिंग जिम्मेदार होती है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये जो स्ट्रेटजी है ये किसी इन्फ्लुएंसर में या मेरे जैसे किसी आदमी के चक्रों में आके नहीं बनाई होगी आपने, जो यूट्यूब पे आके ज्ञान दे रहा है ना। ठीक है, हमारा तो काम है यूट्यूब के ऊपर आना, अपने चैनल के ऊपर आपको ज्ञान देना ताकि व्यूज वगैरह मिले, चैनल वगैरह इंप्रूव हो। ठीक है ना, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक जनरल एडवाइस दी जाए बच्चों को जो कि मैक्सिमम बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी होती है। मैं हमेशा बोलता हूं अपने खुद का विवेक इस्तेमाल करना होता है, और आप खुद की स्ट्रेटजी तभी बना पाओगे जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो, अपनी स्ट्रेंथ पता हो। यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है, मेरे को कौन से टाइम पर पढ़ना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। कई लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। अपनी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, और 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर। 100% ऑनेस्टी। खुद को आप कभी भी धोखे में नहीं रख सकते। पता चले खुद को ही धोखा दिए जा रहे हो, बहुत मुश्किल होता है हालांकि खुद को धोखा देना, बट फिर भी कई बच्चे देते रहते हैं अपने आप को धोखा, अपने आप को झूठी दिलासाएं, झूठे वादे, झूठे कस्में दिलाते रहते हैं, एक अलग लेवल की जिंदगी जीते हैं, राइट। तो इस थर्ड स्टेज में आके बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो खुद की स्ट्रेटजी बनाता है। किसके ऊपर बेस्ड होती है वो स्ट्रेटजी? वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपनी ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, वो लेक्चर्स अटेंड करता है बट सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करता। वो लेक्चर्स अटेंड करता है बट सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करता, सिर्फ उन्हीं पोर्शंस या उन्हीं चैप्टर्स के लेक्चर्स अटेंड करता है जो कि उसको नहीं आते। कैसे पता उसको? उसने अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी वीकनेस का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फोकस करता है किसके ऊपर? डीपीपीस के ऊपर। जैसे कोई चैप्टर मान लो उसको आता है तो वो उसके लेक्चर नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट उसकी डीपीपी सॉल्व करेगा। फिर अगर डीपीपी में उसको बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे होंगे तब जाके वो उस लेक्चर को देखेगा कि यार चलो यार फिर तो लेक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा फोकस लगाता है किसके ऊपर? प्रैक्टिस के ऊपर। उसको पता होता है कि यार लेक्चर्स तो मैंने पहले भी बहुत अटेंड कर लिए और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के करें, बट एक चीज जो पहले नहीं करी या जो पहले कम करी है वो है प्रैक्टिस। तो अब उसका पूरा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के पास में खुद की एक रिवीजन टेक्निक होती है। ये भी खुद को बनानी होती है, पता है, ये भी किसी के एडवाइस से नहीं बना सकते क्योंकि हर किसी का रिटेंशन पावर अलग अलग होता है। मेरे जैसा आदमी एक बार पढ़ ले, एक बार समझ ले, जिंदगी भर नहीं भूलता किसी चीज को। ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो मैं पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर लगाता हूं? चीजों को अच्छे से समझने के ऊपर लगाता हूं। जो चीज, जो चैप्टर पढ़ने में आपको हो सकता है 2 दिन का समय लगेगा, मुझे हो सकता है 10 दिन का समय लगे, बट फिर भी मेरे को कोई घबराहट नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस रफ्तार पर पढ़ूंगा और 10 दिन में जाके जब उस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, मुझे वापस से कभी उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है। आपका हो सकता है अलग तरीके से काम करता हो, हर किसी की रिटेंशन पावर अलग होती है। तो पूरा का पूरा फोकस होता है रिवीजन के ऊपर, और बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन होता है। फ्रीक्वेंट रिवीजन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं
अपने दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली जा रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स की फॉर्म में, उसको अरेंज करने का काम साइलेंटली चलता रहता है। और तब जाके बच्चा जो है टेस्ट वगैरह देता है, सारी चीजें करता है, तब जाके इस थर्ड स्टेज में जाके बच्चे का जो स्कोर है वो इंप्रूव होता है और फाइनली वो 600 प्लस का स्कोर हासिल कर पाता है। 600 प्लस, 650, 700 इतना स्कोर हासिल कर पाता है। ठीक है, तो आप बच्चे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि आप किस स्टेज पर हो। आर यू ऑन योर फर्स्ट स्टेज और ऑन योर सेकेंड स्टेज, या फिर अब आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद में इतनी समझदारी आ गई कि सर अगर आप ये वीडियो नहीं बनाते और इतना स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स के बारे में हमें नहीं बताते, तो हो सकता है अगली साल भी हम सेकेंड स्टेज पर ही रह जाते। थैंक्स टू योर वीडियो आज हमें पता चला कि हमें सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज पर जाना है। और थर्ड स्टेज पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने पिछली बार जिस बैच को ज्वाइन किया था आपकी बार उससे अच्छा बैच ज्वाइन कर लो, पिछली बार जिन टीचर से पढ़े थे आपकी बार उनसे अच्छे टीचर से पढ़ लो, पिछली बार जिस कोचिंग को ज्वाइन किया था उससे अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लो। डेफिनेटली आपके पास में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छा बैच होना चाहिए, अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए बैच के अंदर, दैट इज एसेंशियल, बट दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिलेक्शन, दैट यू शुड नो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन आपके इंट्रोस्पेक्शन से बनेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को पहचानने से बनेगा, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को बनाने से बनेगा, उसको फॉलो करने से बनेगा, अपने हिसाब से अपने रिदम के हिसाब से लेक्चर्स को, डीपीपीस को, प्रैक्टिस को, रिवीजन को करने से होगा सिलेक्शन। दैट यू शुड रियलाइज, देन योर प्रिपरेशन विल स्टार्ट। अदरवाइज फिर से आप अंधेरे में तीर मारोगे, हो सकता है तुक्का लग जाए, हो सकता है ना लगे। सो अगेन मैं कमेंट्स के अंदर जानना चाहूंगा आप बच्चे किस स्टेज के ऊपर हो। और अब अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में थर्ड स्टेज में आना चाहते हो तो यू विल हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम आपको अपने साथ गुजारना होगा। आपको बैठना होगा एक पेन और पेपर लेके और मेरे कहने पर आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आखिर में मेरी कमियां क्या है, आखिर में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं बार बार छोड़ते चले जाता हूं क्योंकि वो चीज मुझे पसंद नहीं है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, और कौन सी चीज ऐसी है जिसको मैं बार बार करता चला जाता हूं जबकि मुझे पता है अब उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, उसमें वैसे ही मैं इतना अच्छा हूं कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मेरे नंबर आ जाएंगे। मुझे बताना अपनी स्टेज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।